बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने लगे हैं, जिस चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे कि भाई इस चैप्टर में हमने करना क्या है, किस चीज़ को हम लेके चलेंगे। तो इसीलिए आप आज का ये लेक्चर पूरी तवज्जो से सुने, समझें और साथ साथ चीज़ें नोट करें। अगर आपने ये लेक्चर पूरी तवज्जो के साथ ना सुना, ना समझा और ना नोट किया तो फिर डियर स्टूडेंट्स आने वाले टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। याद रहे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं जी, which deals with study of flow and control of electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को तो आप प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी डिस्कस करके आ रहे हैं इन केस ऑफ कंडक्टर्स। तो फिर यहाँ पे न्यू चीज़ क्या है, यूजिंग सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, कि सेमी कंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो और उसके कंट्रोल की स्टडी हम करते हैं फिजिक्स के इस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि भाई चैप्टर 18 में जो डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे वो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होंगी। तो फिर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस पे गौर करते हुए अगर हम चैप्टर 17 में देखें तो आप कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स को पढ़ के आ रहे हैं। फिर आपने सेमी कंडक्टर्स में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फॉर्म को देखा था। फिर आपने फर्दर एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स में एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को बड़ी डिटेल में डिस्कस करके आ रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की समझ है, उनको अच्छे तरीके से वो लेक्चर तैयार है, तो वो इजीली यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। और जिनको पी टाइप एन टाइप मटेरियल का कुछ नहीं पता, वो मेहरबानी करें, उनका तुक ही नहीं बनता कि वो यहाँ से समझने की कोशिश करें, क्योंकि एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को बगैर समझे आप चैप्टर 18 को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरी उन तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं वो पहले चैप्टर 17 की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे एन टाइप और पी टाइप मटेरियल के लेक्चर को देखें, सुने, गौर से समझें। जब उनको अच्छे तरीके से वो लेक्चर तैयार हो जाए फिर वो यहाँ पे आके चैप्टर 18 को स्टार्ट करें, ताकि उनको किसी किस्म का यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, बल्कि ईजीली उनको समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एन टाइप में ये बात की थी कि भाई 5th ग्रुप के एलिमेंट की हम डॉपिंग करते हैं और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव की वजह से तो इसका नाम क्या है, एन टाइप। तो एक लम्हे के लिए अगर इस एन टाइप में मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, जो कि क्या है इलेक्ट्रॉन्स, उनको अलग कर लो तो फिर मैं कह सकता हूँ कि उस एन टाइप में जो मेरे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह जब हम पी टाइप को डिस्कस कर रहे थे तो तब हमने 3rd ग्रुप के एलिमेंट की डॉपिंग कराई थी और वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे, होल्स। और उनका बिहेवियर वैसे ही था जैसे पॉजिटिव चार्ज का होता है। ये नहीं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, उनका बिहेवियर वैसे था, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, पी टाइप, पी से पॉजिटिव। तो फिर एक लम्हे के लिए अगर मैं उस पी टाइप में से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स को अलग कर लूँ तो फिर ये इस तरह से कुछ नहीं बन जाएगी पी टाइप। तो इस पी टाइप में देखें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल क्या हो गया, अलग। तो आगे ना वहीं से बात, तो देखें ना स्टार्ट ही हमने वहीं से लेना है, एन टाइप और पी टाइप से। अब वहाँ पे बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम सिर्फ उसके स्टार्ट के लिए यही बात करेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इस एन और पी को क्या करें, कंबाइन कर दें, इकट्ठा कर दें, जोड़ दें। जैसे ही आप जोड़ेंगे ना तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी। अब ये बन गया पी एन जंक्शन, ये जंक्शन बन गया, कौन सा, पी एन। तो अब इसका नाम क्या है, पी एन जंक्शन। अब इस तरह से भी कह सकते थे कि क्रिस्टल लिया, उस पर आपने एक साइड पे डोपिंग कराई 5th ग्रुप के एलिमेंट की और दूसरी साइड पे आपने लेट्स सपोज 3rd ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कराई, तो आपने देखा कि वहाँ पे एक लेयर क्रिएट होगी जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रही है कि एक साइड पे आपके पास क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी साइड पे क्या है, होल्स। तो वो भी तो आपके पास पी एन जंक्शन ही बन जाएगा ना। तो जिस तरह मर्जी आप बोल लें, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है, अलग अलग करके। तो अब ये बन गया पी एन जंक्शन। अब ये जो बात भी आप जानते हैं कि भाई पी साइड पे अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे देखें ना, इक्का दुक्का आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स। तो वो भी तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं।
अब नेक्स्ट क्या होगा जी, अब डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के हैं फ्री, और यहाँ पे डेफिशिएंसी है ना इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इसका मतलब अब ये डिफ्यूज होंगे, ये इस साइड पे जाके इनकी कमी को पूरा करेंगे, तो वही काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन निकला, वो निकला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस टाइम क्या चल रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे कमी को पूरा कर रहा होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा पीछे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन। तो आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि इस पीएन जंक्शन के इस रीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर क्रिएट हो जाएगी। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की लेयर्स क्रिएट होगी, इसे आप नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन का। अब ये डिप्लीशन रीजन है पीएन जंक्शन में, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, डिप्लीशन रीजन। अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, ये तब तक चलता है जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट इतना नहीं हो जाता कि मज़ीद फर्दर जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज़ होना बंद कर दे, यानी कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए कि मज़ीद इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ ना हो, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो फिर मैं यहीं से कह सकता हूँ कि इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस क्रिएट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाए कि मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ ना हो सकें, इस तरफ ना जा सकें, तब इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस क्रिएट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। बैरियर का मतलब रुकावट। तो अब इसका मतलब जब रुकावट आ गई तो फिर इलेक्ट्रॉन तो उधर जा ही नहीं सकते। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये डिपेंड करता है डिवाइस पे कि वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप। अगर सिलिकॉन की यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, उसकी वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट। इसी तरह अगर जर्मीनियम है तो फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी 0.3 वोल्ट। तो इसको लिख लें क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो अगर ये पीएन जंक्शन डिवाइस सिलिकॉन की है तो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस क्रिएट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, जिसे आप पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, उसकी वैल्यू होगी सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। अगर डियर स्टूडेंट्स आप जर्मेनियम की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास क्या होगा 0.3 वोल्ट। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बोर्ड में आ चुके हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर भी बताया, डिप्लीशन रीजन बताया, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपने याद रखनी है। अब हम इनको थोड़ा सा डेफिनेशन की सूरत में फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे ही आप इस पीएन जंक्शन को इन मेटालिक वायर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये आपके पास डायोड बन जाएगा। यानी कि आप यहाँ से भी रॉड या वायर्स मेटालिक कनेक्ट कर दें और यहाँ से भी कर दें। अब ये आपके पास पीएन जंक्शन डायोड बन गया है। एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि अब ये जो पीएन जंक्शन है ना, पीएन जंक्शन पूरा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एन साइड पे बताओ चार्ज, तो फिर आप क्या कहेंगे, मेजॉरिटी चार्ज के रेस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। अगर उस साइड पे पूछा जाए अलग से स्पेशल बना के, तो फिर आपको पता है कि मेजॉरिटी चार्ज के रेस क्या है, होल्स, तो उन पे चार्ज पॉजिटिव। लेकिन जब पीएन जंक्शन की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि आपको एन टाइप और पी टाइप में हम बता के आ रहे हैं चैप्टर 17 में कि एन टाइप जो क्रिस्टल था वो भी आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और पी भी क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पे फिर याद रख लें पीएन जंक्शन जो है ये आपके पास इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, न्यूट्रल। ये भी आपके पास एमसीक्यू है। अब डियर स्टूडेंट्स ये बन गया पीएन जंक्शन डायोड। तो इसका देखिए ना, इतनी लंबी चौड़ी डिवाइस है, फिर इसको बार बार बनाना टाइम लगेगा। तो आप क्या करें, इसका सैम्बल ड्रा कर लें। जहाँ पे आपको पीएन जंक्शन डिवाइस यूज़ करनी हो वहाँ पे उसका सैम्बल ड्रा कर लिया करें, वो बनाने में टाइम कम लगता है। तो देखिए उसे आप डायोड को कैसे बनाएंगे, उसका सैम्बल क्या होगा, इस तरह का होगा। अब ज़रा नाम पे गौर करें, डाए डाए डबल डबल, ओड यानी कि इलेक्ट्रोड से निकला है, तो यानी कि कोई दो इलेक्ट्रोड होंगे, यही मतलब बन गया ना। तो इसका मतलब डायोड में दो इलेक्ट्रोड। तो ये देखें डायोड का सिंबल ये है, एक इलेक्ट्रोड आ गया एनोड, दूसरा आ गया कैथोड। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव। तो जो आपको ये ट्रायंगल शेप नज़र आ रही है, इसकी जो प्लेन साइड होगी ना, प्लेन याद रख ले निशानी, उसको आप देंगे पी टाइप का नाम।
पी साइड, और जो आपके पास ये लाइन वाली साइड होगी इसको आप नाम देंगे एन साइड का। ठीक हो गया। तो ये आपके पास पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल है। अब एक चीज़ गौर से सुन लें, अगर आप पेपर में ड्रा कर रहे हो या बुक पे या पेज पे या क्लास टेस्ट में, तो आपने ड्रा हमेशा ऐसे ही करना है डायोड का सिंबल। लेकिन जब आपको टीचर भेजे कि भाई आप डायोड लेके आए, लैब में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तब आपसे कहा जाए डायोड लेके आओ, तब आपने इस तरह की बला नहीं ढूंढने लग जानी कि भाई वो एक होता है ट्रायंगल, उसके आगे भी एक एंड होता है, पीछे भी एक लगी होती है ना। तो ये वाली चीज़ आपको वहाँ नहीं दिखेगी, वहाँ आपको प्रैक्टिकली ऐसा डायोड दिखेगा इस तरह का। लेकिन आप पेपर में इसका सिंबल ये ड्रा नहीं करेंगे, आप ये वाला ड्रा करेंगे। क्लियर हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट, जो बातें हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं उनको थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं, ताकि आपका जो खौफ है, डर है, वो ख़त्म हो जाएगा। भाई इनको लिखना कैसे है। डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिजन चल रही थी ना, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि अ चार्जलेस रीजन। देखो ना, ये जो डिप्लीशन रीजन है इसमें अब कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है, ये इमोबाइल्स आयंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसका मतलब ये चार्जलेस रीजन है। तो चार्जलेस रीजन इज फॉर्म्ड अराउंड द जंक्शन इन विच चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट। दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। तो इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होगा, बल्कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर है, जिसे आप इमोबाइल आयन भी कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे मैंने लिखा है पोटेंशियल बैरियर, वी बी से मुराद पोटेंशियल बैरियर। तो वो आपको बता चुका हूँ कि इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए कि मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ना जा सके या डिफ्यूज़ ना हो सके, तब डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उसे आप पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। ठीक है। अब यदि अगर इसी चीज़ को आप ग्राफ में देखना चाहें तो फिर किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो रहे थे, तो इसका मतलब आहिस्ता 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 कर्व ऊपर उठती जाएगी ना। तो ये देखें, ये आपका ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। एक वक्त आया कि अब मजीद इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि आगे क्या आ गया, बैरियर, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया ना। तो अब अगर डिवाइस थी सिलिकॉन की, तो इसका मतलब वो जो बैरियर यहाँ पे क्रिएट होगा वो होगा 0.7 का। तो पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, 0.7। तो 0.7 पे पहुँचते ही आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इस तरह से, कांस्टेंट। अब कोई इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज नहीं हो रहा। अगर आपके पास डिवाइस जर्मीनियम की है, तो फिर इसका मतलब ये 0.3 तक तो ऊपर जाएगा ना, बढ़ते 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 यहाँ तक। लेट्स सपोज यहाँ पे 0.3 है, जर्मीनियम की अगर हम बात कर रहे होंगे, तो 0.3 तक तो जाएगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट, फिर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज नहीं होंगे। तो इस तरह इस बात को आप ग्राफ में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये वाला रीजन कौन सा है, डिप्लीशन रीजन है। तो ये डिप्लीशन रीजन का ग्राफ है। अब जी लास्ट में जो बातें हमने डिस्कस की हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं कि डिप्लीशन रीजन की डिपेंडेंस क्या है, डिप्लीशन रीजन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो जो कुछ आपको बताया है यहाँ पे गौर करें और लिखें यहाँ पे पॉइंट्स बना के। पहली बात, सिलिकॉन हो तो 0.7, जर्मीनियम हो तो 0.3, तो इसका मतलब नेचर डिफरेंट होगी तो पोटेंशियल बैरियर भी डिफरेंट होगा। तो पहला पॉइंट क्या मिल गया कि डिप्लीशन रीजन नेचर पे डिपेंड करता है। तो लिख दें जी यहाँ पे नेचर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सेकंड पॉइंट, अगर डियर स्टूडेंट्स मैं टेम्परेचर को यहाँ पे अप्लाई करूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूँ, तो फिर भी तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन पे फर्क पड़ेगा ना, हो सकता है ब्रेक हो जाए। तो इसका मतलब टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ, टेम्परेचर। अच्छा, जब आप टेम्परेचर की डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो सिलिकॉन 0.7 और 0.3 ये पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा हमेशा? नहीं डियर स्टूडेंट्स, आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इन पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो इस फ़र्क की रेशो के लिए आप एक एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज याद रख लें कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो याद रखिएगा पोटेंशियल बैरियर में जो डिक्रीज आता है वो कितना आता है, वो होता है जी मेरा ख्याल है 2 मिली वोल्ट, इतना आएगा।
ठीक है। तो अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपके पास 2 मिली वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर जो है वो डिक्रीज कर देगा, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद लास्ट में देखें और डिप्लीशन रीजन किस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है कि अगर इस डिवाइस के साथ मैं बैटरी कनेक्ट कर दूँ तब भी तो डिप्लीशन रीजन में फ़र्क पड़ेगा ना। लेकिन उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हो सकता है मैं पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूँ, हो सकता है नेगेटिव से कर दूँ, तो फ़र्क अलग अलग दिखेगा ना हमें। तो इसका मतलब इस प्रोसेस को वैसे बाइसिंग कहते हैं, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर मैं शॉर्टकट कह सकता हूँ कि डिप्लीशन रीजन बाइसिंग पे भी डिपेंड करता है। तो तीसरा पॉइंट आपको मिल गया बाइसिंग। अब ये बाइसिंग क्या बला होती है अभी आपको बताते हैं। बाइसिंग, लो जी, बुक में पहली जो हेडिंग मेंशन की गई है वो क्लियर हो चुकी है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है बाइसिंग, यहीं से कि बाइसिंग क्या बला होती है। भाई बाइसिंग कुछ नहीं है, एक मेथड है सिंपल, जिसमें आप इस डायोड को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद फर्दर आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट करो या फिर नेगेटिव कर दो। इसके अलावा तो कोई छेड़ पंगा नहीं कर सकते ना आप। तो यही आपके पास बाइसिंग है। देखें, मेथड टू कनेक्ट द डायोड विद बैटरी, आसान से आसान करके आपको समझाया जा रहा है, बजाय इसके कि लंबी चौड़ी हम और डेफिनेशन लिखे हैं वो जो कि बुक में आपको मिल जाएगी। लेकिन आप सिंपल ये याद रखें भाई, एक मेथड है जिसमें आप डायोड को बैटरी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, या बैटरी को डायोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन के पी साइड से कनेक्ट होगा या फिर एन साइड से। तो जब अगर पी साइड से कनेक्ट करेंगे तो उसका नाम होगा फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन, और दूसरा होगा रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन। आसान है, घबराना नहीं है। तो पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड जंक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइस्ड में क्या करेंगे कि इस डिवाइस को उठाएं, पीएन जंक्शन को, सपोज कर लें ये सिलिकॉन की है, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे रखें और इसके टर्मिनल्स के साथ आप बैटरी कनेक्ट कर दें। लेकिन कनेक्शन करते वक्त ख्याल रहे, अगर आपके पास फॉरवर्ड बाइस है तो फिर पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, ये ख्याल रहे, ठीक। तो वही काम हमने यहाँ पे कर दिया। अब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा ना, तो लो जी कर रहा है करंट फ्लो, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, हो गया फॉरवर्ड बाइस। नहीं डियर स्टूडेंट्स, बीच में कहानी क्या चली है, क्या कि यहाँ तो था ना पोटेंशियल बैरियर, बैरियर का मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस, तो उसको कैसे यहाँ पे बैटरी ने ब्रेक किया, यानी कि वो क्या रुकावट पेश नहीं कर रहा करंट के आगे, तो ये कैसे ब्रेक हो गया, इस बात को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा। अब देखो, जैसे ही हमने पी वाली साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि पी साइड पे मेजॉरिटी चार्ज के क्या है, पॉजिटिव होल्स। तो अब इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव जा रहे हैं, ये हम कन्वेंशनली बात कर रहे हैं, फिर ये ना कहना सर जी पॉजिटिव चार्ज को मूव कराई खड़े हैं आप। ये बातें प्रीवियस टॉपिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कन्वेंशनली बात की जा रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। इसका मतलब ये पॉजिटिव गया, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा जोर से, इसको पुश करेगा, पुश। तो जब इसको पुश मिलेगा तो ये आके इस बैरियर से टकराएगा, इसको हिट करेगा ऐसे, घड़म, फिर दूसरा घड़म, तीसरा घड़म। तो इसका मतलब बार बार पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, दीवार को, बैरियर को धक्का मार रहे हैं, पुश अप्लाई कर रहे हैं। इस साइड से ये कुछ चल रहा होगा, इस साइड से क्या हो रहा होगा, नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव को रिपेल करेगा। इसका मतलब जब नेगेटिव को रिपेल करेगा तो ये वाला नेगेटिव फिर आके इस साइड से दीवार पे, बैरियर पे पुश अप्लाई करेगा, हड़ूम। आप देखते हैं ना कि जो दीवार गिरने वाली हो और उसको गिराया जाए ज़बरदस्ती, तो आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जोर लगाते गिरी जाती है। तो यही काम तो यहाँ पे चल रहा है ना कि इधर से भी पुश मिल रहा है, इधर से भी पुश मिल रहा है। तो एक टाइम आएगा कि जैसे जैसे आप यहाँ से सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि पुश बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा कि ये वाला बैरियर ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, तो सर्किट में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। अब करंट होगा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, लेकिन बुक ने कन्वेंशनल डायरेक्शन को शो किया है। तो आपकी मर्जी, आप एक्शन लेना चाहें तो आप ले लें, अदरवाइज आप रिएक्शन को शो कर दें। तो हम यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करके चल रहे हैं, ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स फिर से सुन लें सॉरी भाई। अब सपोज करें, कहानी तो आपको समझ आ गई ना कि कैसे बैरियर ब्रेक होगा। अब ज़रा गौर करना है, यहाँ पे सपोज करें आपके पास पोटेंशियल है 0.2 वोल्ट, आपने ये अप्लाई किया,
क्या अब करंट फ्लो करेगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स। क्यों? देखें यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहूँ तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये बनती है। इसका मतलब इस पोटेंशियल में ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल होगा ना, इस बैटरी की वजह से। अच्छा यहाँ पे देखें जो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की लेयर बनी है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो ये होगी फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, यही बात यहाँ पे कर चुके हैं ना हम। देखें पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस। तो अब ये वाला फील्ड अगर सिलिकॉन है डिवाइस, तो इसका मतलब यहाँ बैरियर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है 0.7 और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। यहाँ आप अप्लाई कर चुके हैं 0.2 और उसकी डायरेक्शन क्या है ये, तो इसका मतलब यहाँ पे तो डायरेक्शन क्या आ रही है? अपोजिट। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मतलब 0.7, तवज्जो 0.7 माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो 0.2, तो आंसर क्या आया? 0.5। इसका मतलब ये जो 0.5 वोल्ट है ना, ये अब यहाँ पे पोटेंशियल है। तो इन चार्जेस को जो रुकावट नजर आ रही है वो 0.5 वोल्ट की आ रही है। अगर इनको आप 0.5 वोल्ट पोटेंशियल दे दें कहीं से, चार्जेस को एनर्जी दे दें, तो ये आराम से क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन उनके पास है नहीं ना, क्योंकि इनको 0.5 वोल्ट का ये बैरियर का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि 0.7 था, 0.7 में से ये 0.2 निकल गया ना, तो पीछे यहाँ पे जो आपके पास बैरियर के क्रॉस पोटेंशियल होगा वो 0.5 वोल्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन को इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, अगर ये वाला पोटेंशियल आप इनको दे दे तो फिर इजीली मूव कर जाएंगे, क्योंकि फ्री तो वो पहले से ही है। ठीक है, तो इसका मतलब देखें ना, आपके पास पोटेंशियल क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। 0.5 वोल्ट यानी कि इतना वर्क करने की इनके पास एबिलिटी अभी है नहीं, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे। अगर हो तो फिर कर जाएंगे, ये मतलब बनता है ना। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से पोटेंशियल इंक्रीज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं जी 0.9। अब ये देखें 0.9 और यहाँ पे 0.7 सिलिकॉन के लिए, तो 0.9 माइनस 0.7, तो आपके पास आया 0.2 वोल्ट। हाँ, अब 0.2 वोल्ट क्या बता रहा है कि क्या ये बैरियर का है ना? अब ये बता रहे हैं 0.2 वोल्ट। देखो वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी कि चार्जेस को अब वर्क करने की एबिलिटी मिल चुकी है। क्या कि वो यहां से 0.2 जाउल वर्क करने की एबिलिटी रखते हैं, वो इजीली यहां से अब मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल आ रहा है ना 0.2 वोल्ट। 0.9 आपने अप्लाई किया, 0.7 तो निकल गया ना बैरियर को ब्रेक करने में, पीछे कितना बचा? 0.2। तो इतने पोटेंशियल का पुश उन चार्जेस को अब मिलेगा, जिसकी वजह से वो मूव करेंगे। तो ये बेसिकली पुश आ गया ना 0.2, जो कि अब इन चार्जेस को मिलेगा, और जिसकी वजह से ये मूव करेंगे तो सर्किट में करंट आ जाएगा। अब और बढ़ाते जाएंगे तो और ज़्यादा पुश मिलेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करेंगे। तो इस तरह सर्किट में करंट आता है और बैरियर ब्रेक होता है। तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। क्लियर हो गया जी? अब डियर स्टूडेंट्स इसी चीज़ को अगर हम सर्किट में कनेक्ट करना चाहें और देखना चाहें कि यहाँ पे जो करंट है उसको कैसे देखेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जो सोर्स का पोटेंशियल है उसको, तो फिर आप याद रखें यही आप जो फॉरवर्ड बायस जंक्शन ले रहे हैं उसको आप सर्किट में इस तरह से कनेक्ट करें कि ये हमारे पास बैटरी डीसी सोर्स था, लेकिन हमारे पास ये जो एरो है ये हमको बता रहा है कि भाई आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल है ना। और आगे फिर रजिस्टर, और फिर यहाँ पे हमारे पास एक वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया गया ना। तो एमीटर सीरीज में, क्योंकि करंट को आप मेजर करेंगे तो एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, और वही डिवाइस हमारे पास यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे सर्किट के अंदर करंट भी दिखेगा, और वोल्ट मीटर जो है वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की वैल्यू शो करके देगा। तो ये वही चीज़ थी, सिर्फ आपको बताया गया कि अगर वोल्टेज देखना चाहते हैं या करंट देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं सर्किट के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, कर्व की। आपने देखा कि हमारे पास जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती गई, एक वक्त आया कि करंट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, प्रोपोर्शनल।
ये भी पॉइंट याद रखें। तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने पोटेंशियल ले लिया वोल्टेज, और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने करंट ले लिया मिली एम्पेयर में, याद रखिएगा फॉरवर्ड बाइस में मिली एम्पेयर याद रखना है। अब स्टार्ट में आपने देखा 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे बढ़ा रहे थे ना, तो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे डिवाइस है सिलिकॉन की, तो अभी बैरियर आगे रुकावट बना खड़ा है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। तो जैसे बढ़ाते 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 आप 0.4 पे पहुंचे। अब जब 0.4 पे पहुंचे तो 0.7 माइनस 0.4 आंसर आएगा 0.3। तो अब इसका मतलब रुकावट बहुत थोड़ी रह गई है, इलेक्ट्रॉन खुश हो जाएंगे कि भाई आगे से रास्ता साफ हो रहा है। तो जब होगा तो वो मूव करेंगे, तो उनको पहले से इतला मिल रही है कि वो देख रहे हैं ना यहाँ 0.7 में 0.4 गया, तो पीछे 0.3 बचा ना, इसका मतलब अब हम लग रहा है कि अब निकल जाएंगे, तो खुश हो रहे हैं बेचारे। फिर आपने थोड़ा और बढ़ाया 5, 6, 7, जैसे ही 7 पे पहुंचे बैरियर ब्रेक, अब इलेक्ट्रॉन खुशी से जा रहे हैं आगे। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे उधर से करंट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे। तो जो देखें यहाँ 0.7 के बाद आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास करंट बढ़ेगा, लेकिन जिस रेशो से वोल्टेज बढ़ रही है उस रेशो से कांस्टेंट नहीं, अपना करंट नहीं बढ़ रहा, उसमें चेंज आ सकता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, प्रोपोर्शनल कहना है, ठीक है, कि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, सेम अमाउंट का नहीं। तो यहाँ पे देखें वोल्टेज कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, इतना गैप है, और उन्हीं 2 पॉइंट्स को देखें करंट का इतना गैप है, तो इसका मतलब वोल्टेज कम इंक्रीज हुई है लेकिन करंट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये प्रोपोर्शनल तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली का मतलब होता है जितनी एक फैक्टर आप इंक्रीज कर रहे हैं उतने ही सेम रेशो के साथ आपका अगला फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा हो। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 0.7 के बाद आप देखेंगे कि आपके पास इस तरह की कर्व आएगी जो आपको बताएगी कि भाई वोल्टेज के इंक्रीज होने से करंट भी इंक्रीज होगा। क्लियर। अब यहाँ से बनेंगे एमसीक्यूज। क्या पहला तो ये बनेगा कि इस कर्व को गौर से देखें, जो पहली बच्चे गलती करते हैं, यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट समझते हैं कि भाई ये जो कर्व आ रही है ये तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर ग्राफ, तो ये तो ओमिक में चला गया ना, ये गलती नहीं करनी। यहाँ से देखो ये तो कर्व आ रही है ना, तो ओवरऑल इस चीज को भी वैसे देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल है। गैप देख सकते हो, पहले बता चुका हूं। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये आपके पास कर्व है और ये नॉन ओमिक ओबे करेगी, ठीक है ना। ओमिक के लिए ये आपके पास ग्राफ सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये नॉन ओमिक में जाएगा। तो बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कर्व आपके पास नॉन ओमिक है, ठीक, और स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि ये कर्व है, ठीक। और सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूँ, स्लोप, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, करंट, तो मैं लिख सकता हूँ ना डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा वी। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/r, क्योंकि देखें ना v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ से r निकालें तो वो बनता है v/i। तो अगर i ओवर v होगा तो 1/r बन जाएगा, उलट हो जाएगा। तो 1/r का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, तो ये बन गई कंडक्टेंस। तो यहाँ पे स्लोप आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंडक्टेंस की दे रहा है। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/, स्लोप वो भी कंडक्टेंस के इक्वल ही होगा। अब स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, उसको अगर आप फॉरवर्ड बाइस जंक्शन में फाइंड आउट करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से R निकालें तो V/I। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी उसे आप कह लें फॉरवर्ड बाइस के लिए रेजिस्टेंस वो होगी डेल्टा वी एफ ओवर डेल्टा आई एफ, ये ठीक है ना। तो ये उसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसको उलट करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन आप फिलहाल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यही आपके पास रेजिस्टेंस निकलती है, जिसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अब एक चीज़ मेरी जहन में आ रही है कि वो क्या कि भाई ये जो V इज इक्वल टू आई आर है, ये इक्वेशन ओहम लॉ को सेटिस्फाई करती है। आपने यही पढ़ा है ना, ओहम्स लॉ में इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर, तो मैंने वही लिखी है। तो क्या ये ओहम्स लॉ को सेटिस्फाई करती है, ये आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। अब ये नहीं सोचना कि हाँ करती है, हमने तो पढ़ा था,
अगर करती तो फिर मैं पूछता क्यों, ठीक है। तो आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि V इज इक्वल टू आई आर। ये क्या इक्वेशन ओम लॉ को सेटिस्फाई कर रही है, ओम लॉ की इक्वेशन है, ये बताइएगा डियर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में। चले जी, ये तो हमारे पास ग्राफ की डिस्कशन थी जिसको आपने यहाँ पे देखा। अब हम चलते हैं रिवर्स बाइस जंक्शन में, फिर हम इसकी MCQs की तरफ आएंगे कि पूरा टॉपिक जो हमने समझा है उसमें कौन सी बातें आपने याद रखनी, उसका थीम क्या है, समराइज करके उसको डिस्कस करेंगे। रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन, जो काम इधर किया है ना डियर स्टूडेंट्स, उसका उलट आप इधर कर। सबसे पहले तो बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें, वही P वही N, लेकिन बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो गई है। अब जैसी पोलैरिटी चेंज होगी तो अब करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपके पास वोल्ट मीटर, और यहाँ पे करंट को देखने के लिए एमीटर कनेक्ट करेंगे, तो वही चीज़ आपके पास यहाँ पे सर्किट में आ जाएगी। अब हम देखते हैं ग्राफ, लेकिन ग्राफ तक पहुँचने से पहले ये तो समझें कि यार यहाँ करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा, यहाँ बैरियर ब्रेक क्यों नहीं हो सकता। अगर ये आप जिद कर रहे हैं, अगर शाल जी प्लीज बताएं ना, शाल जी थोड़ा सा बताएं कैसे नहीं करेगा, तो वो जरा सुन लें कैसे नहीं करेगा। देखिए यहाँ P साइड पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इस साइड पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स। तो इसका मतलब इधर से मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है, तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको तो पुश मिलेगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट कर लेगा, इसीलिए बैरियर ब्रेक ही नहीं होगा, तो हम कहते हैं करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ये कहानी समझ आती है। इधर से पॉजिटिव कनेक्ट है, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, इसका मतलब यहाँ पे बैरियर ब्रेक ही नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेटिव, तो P साइड पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी तो नेगेटिव, तो इसका मतलब उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को तो पुश मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा। तो उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ पे करंट होगा, लेकिन वो इतना थोड़ा होगा कि जिसको हम निगलेक्ट इजीली कर सकते हैं। अब आप जिद कर लेते हैं, नहीं सर जी ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट है इसको निकालें, मैं तो ये लूँगा या लूँगी, मैं देखना चाहता या चाहती हूँ कि भाई ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट कैसे है। अगर आपने ये जिद की ना तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जिद कर ली, अब फिर रिजल्ट देखिएगा, होगा ये कि जब आप यहाँ से पोटेंशियल फॉर एग्जांपल 0.9 आपने दिया, अब वो पॉजिटिव नेगेटिव को तो अटैक कर लेंगे, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनको पुश मिलेगा। अब वो थोड़ा सा पुश मिलेगा माइनॉरिटी वाले, और वो जाके हिट करेंगे। अब आपने यहाँ से और पोटेंशियल इंक्रीज किया, सोर्स वोल्टेज बढ़ा दी, फॉर एग्जांपल आपने कर दी 5 वोल्ट। अब वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे 2-4, उनको और ज़्यादा पुश मिलेगा, और ज़्यादा जाके उस दीवार को हिट करेंगे ज़ोर से। और इधर से भी तो यही चल रहा होगा ना, पॉजिटिव को, जो माइनॉरिटी यहाँ पे पॉजिटिव होंगे उनको हिट करेंगे, अपना पुश करेंगे, वो जाके दीवार को हिट करेंगे। अब आप थोड़ी और वोल्टेज बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाते जाएं। एक टाइम आएगा कि जब आपको तकरीबन 20 या 22 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तब आप देखेंगे कि उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इतना पुश मिल चुका है कि वो एक ही दम जाके ना ऐसे डिप्लीशन रीजन या दीवार को जोर से हिट करेंगे और दीवार घड़म गिर जाएगी। तो यहाँ पे क्या चला है, अब यहाँ पे पहले थी बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी। जब आपने यहाँ से पोटेंशियल बढ़ाया तो माइनॉरिटी चार्ज को बहुत ज़्यादा पुश मिला। जब पुश इतना ज़ोर से मिला कि उन्होंने जाके यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस कोवेलेंट बॉन्डिंग थी सिलिकॉन के एटम्स में, वो बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। जैसी एक बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री, अब वो फ्री होगा तो वो दूसरे की बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा, कोई और फ्री, फिर वो वाला किसी और की बॉन्डिंग ब्रेक करेगा, तो छेड़ पंगा हो जाएगा ना, तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो ये सारे मिलके एक बहुत बड़े पुश के साथ आगे मूव करेंगे, तो इसका मतलब वो तो फिर फ्लो कर जाएंगे। लेकिन वो पुश इतना ज़्यादा होगा कि आपका ये जो पीएन जंक्शन डिवाइस है ना, ये जल जाएगी। ये नहीं है कि वो इतना पुश हो के चुप करके मूव करते रहे, बॉन्डिंग ब्रेक होती जाए, इलेक्ट्रॉन मूव करते जाए ना। जो आप यहाँ से देखें ना, 5 से लेके आप 25 या 22 तक पुश दे चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं माइनॉरिटी चार्ज के रेट, तो वो जैसे ही बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे तो उनके पास बहुत सारा पुश है, पोटेंशियल है, एनर्जी है। आप वो इतनी तेजी से आगे जाएंगे कि उसी टाइम फौरन आपकी डिवाइस जो है वो
वो पी इंजेक्शन। तो आपने जिद की, उस माइनॉरिटी करंट को देखना चाहा, लेकिन वो कितना बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ आपके लिए कि आप डिवाइस को ही ख़त्म कर बैठे। तो इसीलिए हम उस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, और हम जनरली ये बात करते हैं कि भाई रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं करता। अब बात समझ आ गई, ये बात याद रखें। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अब यही चीज़ आप अगर ग्राफ में देखना चाहें तो ग्राफ में क्या होगा, इनिशियली तो थोड़ा बहुत पुश मिला है ना, माइनॉरिटी की वजह से चार्ज कैरियर्स ने मूव किया है, तो इसका मतलब रिवर्स पोलैरिटी चेंज की ना, तो वोल्टेज भी रिवर्स होगी, करंट भी रिवर्स। तो इसका मतलब अब आपके पास ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में नहीं, थर्ड में। तो ये देखें थर्ड में आ गए, और यहाँ पे देखें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से थोड़ी देर के लिए करंट है, लेकिन उसके बाद जब आपने वोल्टेज बढ़ाई तो इतना बड़ा पुश मिला कि आपकी डिवाइस ही जल गई। तो फिर वो इतनी बड़ी ये देखें 25 तक जब आप वोल्टेज लेके आए तो फिर आपने अचानक देखा कि करंट सैचुरेट हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ह्यूज उसका अमाउंट हो गया। तो फिर इसका मतलब इस टाइम आपकी डिवाइस जल चुकी है। ये नहीं कहना कि करंट अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वो इनफिनाइट हो गया, ना 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 ना। इसका मतलब है कि भाई आप उड़ा बैठे हैं, सर्किट उड़ा बैठे हैं आप, डिवाइस भी जंक्शन डायोड ख़त्म हो गया, नया लेके आओ। इसका मतलब ये है। तो देखें वोल्टेज बढ़ाई 25 तक लेके गए तो फिर आपका वोल्टेज क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन का मतलब यही है कि वो जल गया, ख़त्म हो गया आपका पीएन जंक्शन। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप इस कर्व में देख सकते हैं कि इनिशियली तो लीकेज करंट है, ये आपके पास लीकेज करंट है। जो थोड़ा बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है ना, ये आपके पास क्या है, लीकेज करंट, लीकेज करंट, ठीक। और यहाँ पे कौन सी वोल्टेज है, इस पॉइंट पे आके देखें, जब आपने वोल्टेज 25 या 22 की तो उस टाइम आपके पास पीएन जंक्शन क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो अब यहाँ से आपके पास दो डेफिनेशन बनेगी। नंबर 1 ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो अब क्या कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, नेगेटिव में है ना, द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज एट विच द जंक्शन ब्रेक्स डाउन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। लिख लें इसको, ठीक हो गया। फिर इसी पॉइंट पे अगर आपसे करंट पूछा जाए तो करंट क्या हो चुका है, सैचुरेट, तो इसका मतलब सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट के लिए आप क्या कहेंगे कि एट ब्रेक डाउन वोल्टेज द करंट इंक्रीजेज शार्पली, शार्पली इंक्रीजेज, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट बन चुका है करंट का। तो दिस ह्यूज करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो इसको भी आप लिख लें। क्लियर हो गई ये दो डेफिनेशन। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ और गौर से सुन लें, वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट होगा ना, वो फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स में होगा, बहुत थोड़ा। और यहाँ पे देखिए मिली एम्पेयर, ये भी बात याद रखिएगा, इसमें करंट मिली एम्पेयर में और वहाँ पे करंट माइक्रो एम्पेयर में। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन की बाइसिंग बेसिकली। तो अब हम इस सारी बातों का ना एमसीक्यूज में लेके आते हैं, थीम देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा था और वहाँ क्या चल रहा था। तो सबसे पहला पॉइंट, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो फॉरवर्ड बाइस में ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ थी, ये थिकनेस थी, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई थी ना। और ये डिक्रीज पुश मिला है ना, पुश, तो जैसे जैसे पुश मिलेगा ये थिकनेस, ये विड्थ कम होती जाएगी, कम कम होते 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 ब्रेक हो जाएगी। तो इसका मतलब विड्थ जो है डिप्लीशन रीजन की वो फॉरवर्ड बाइस में क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद कंडक्टिविटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है ना, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई। तो फिर ये आ गया आपके पास सेकंड पॉइंट। फिर उसके बाद जंक्शन रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी अगर हाई है तो इसका मतलब इस केस में फिर रेजिस्टेंस कम हुई ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। उसके बाद वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग की जो रेजिस्टेंस हमें ऑफर्ड है यहाँ पे हो रही है, वो कितनी होगी, ओनली अ फ्यू ओम्स। उसकी वैल्यू या ऑर्डर याद रख लें, वो कितना है यहाँ पे रेजिस्टेंस का, ओनली अ फ्यू ओम्स। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड है उसकी वैल्यू या ऑर्डर कितना है, ओनली अ फ्यू ओम्स। उसके बाद पोटेंशियल बैरियर, तो भाई अगर रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल बैरियर भी तो डिक्रीज हो गया होगा ना, तो फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे भी डिक्रीज। उसके बाद अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट क्या हो रहा था यहाँ पे, इंक्रीज। टाइम भी बहुत हो गया और मेरी तबीयत भी ख़राब है थोड़ी बहुत, अगर कहीं, वैसे तो कमी कोई छोड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि जो पॉइंट समझ आया आप दोबारा उसको
रिपीट कर लें या दोबारा वीडियो चला के सुन लें, देख लें। अच्छा जी, कहाँ पहुँच गए? यहाँ तक पहुँच गए। अब ये जो अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिली एम्पेयर, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो फ्यू मिली एम्पेयर्स में होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ क्या चल रहा था, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, जल्दी हम यही कहेंगे कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे तो माइनॉरिटी की वजह से है, लेकिन आपने माइनॉरिटी वाले पे जिद की तो फिर तमाशा आपने देखा था ना, सर्किट आप जला बैठे थे, यानी कि पीएन जंक्शन। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इधर अगर डिक्रीज हो रही है तो इधर फिर इंक्रीज। कंडक्टिविटी इधर हाई तो इधर लो, क्योंकि चार्ज कैरियर्स फ्लो ही नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे। जंक्शन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। यहाँ रेजिस्टेंस क्या थी, डिक्रीज कर रही थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। ये एमसीक्यूज में ऑप्शन बनती है। वैल्यू इज़ वेरी हाई, यानी कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी और उसे आप याद रखेंगे, उसका ऑर्डर होगा या उसकी वैल्यू सेवरल मेगा ओम्स में होगी, सेवरल मेगा ओम्स। यहाँ पे क्या था, फ्यू ओम्स, वहाँ पे क्या है, सेवरल मेगा ओम्स। बुक में अंडरलाइन कर लें। पोटेंशियल बैरियर, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्या था, डिक्रीज कर रहा था, वहाँ पे इंक्रीज, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा ना, तो ये आ गया जी इंक्रीज। उसके बाद है अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीज, माइनॉरिटी की वजह से है थोड़ा बहुत बस। डिक्रीज का मतलब यहाँ पे होगा नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। फ्यू माइक्रो, उसकी वैल्यू बता रहा है, फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हाँ, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा थोड़ा बहुत करंट, वो आपके पास फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स में होगा, मिली में ना, माइक्रो में। माइनस में वैल्यू आ जाएगी, जितनी माइनस में वैल्यू बड़ी होगी आंसर उतना छोटा आएगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। और लास्ट में एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर हम इन दोनों को इकट्ठा यहाँ पे ड्रा करना चाहें तो ये देखें, अगर ये सिचुएशन ऐसे बन जाए, ये मिलते यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर आपके पास तो ये आ गया फॉरवर्ड बाइस और ये आ गया रिवर्स बाइस। अगर आपके पास जो हम सिचुएशन लेके चल रहे हैं ना, ये रियल सिचुएशन है, तो अगर रियल सिचुएशन में ग्राफ पूछा जाए तो फिर आपके पास ये बनेगा फॉरवर्ड और ये बनेगा रिवर्स। अगर यही चीज़ आपसे आइडियल सिचुएशन में पूछी जाए, रियल नहीं आइडियल सिचुएशन, तो फिर आपके पास जो ग्राफ बनेगा फॉरवर्ड और रिवर्स का, उसके लिए आप ऑप्शन याद रख लेंगे क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकती है। तो वो ये बनेगा फॉरवर्ड में, तो वो जाहिर सी बात है ऐसी बाइसिंग होगी, लेकिन रिवर्स में जो होगा ये फॉरवर्ड, कौन सी सिचुएशन बता रहा हूँ, आइडियल, और ये कौन सी सिचुएशन थी, रियल। और यहाँ पे जो रिवर्स में होगा वो इस तरह का नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, ज़ीरो, तो वो यहाँ पे ड्रा होगा। तो ये आ गया रिवर्स बाइस। तो आइडियल सिचुएशन में ये आपके पास ग्राफ होगा फॉरवर्ड और रिवर्स का। अब लास्ट में एक छोटा सा एमसीक्यूज है जो कि आपने खुद बताना है, क्योंकि आपने फॉरवर्ड बाइसिंग भी पढ़ ली, रिवर्स भी पढ़ ली। तो अब मुझे आप बताएं कि अगर मेरे पास ये एक डायोड है, ये, तो इसकी पी साइड और ये क्या है, एन साइड, तो इस साइड पे मैं पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूँ जी माइनस का 10 वोल्ट और इस साइड पे मैं अप्लाई कर देता हूँ माइनस का 20 वोल्ट। तो अब मुझे बताएं कि ये जो आपके पास डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस। पोटेंशियल आपके सामने है, तो अब आप कैसे समझेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में आता है, उसके लिए निशानी याद रख लें। देखिए माइनस 10 वोल्ट और माइनस 20, इनमें से ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी आंसर छोटा। इसका मतलब ये वोल्टेज क्या है, हाई, ये क्या है, लो। तो देखें पी साइड को इसका मतलब हाई साइड से जोड़ा हुआ है ना, तो हाई कौन सी होती है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड से जुड़ी होगी, और ये वाली नेगेटिव से, तो इसका मतलब ये तो फॉरवर्ड बन गया, क्योंकि पॉजिटिव साइड को पी से जोड़े पॉजिटिव टर्मिनल को, तो ये आपके पास फॉरवर्ड बाइस होता है ना, तो ये आपके पास बन जाएगा फॉरवर्ड बाइस। इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई यही डायोड है, यहाँ पे पोटेंशियल एक्सपोज करें माइनस का 5 वोल्ट और इस वाले एंड को मैं क्या कर देता हूँ, ग्राउंड। अब बताएं कि ये वाला जो आपके पास डायोड है ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। एमसीक्यूज में आ चुके हैं, खासकर एमडी कैट में। तो अब इसका मतलब माइनस 5 वोल्ट और यहाँ ग्राउंड कर दे तो इसका मतलब 0 वोल्ट। अब 0 बड़ा है या माइनस का 5, 0 बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज क्या है,
हाई, यहाँ पे क्या है लो, तब लो को तो आपने जोड़ा हुआ है पी से, तो इसका मतलब अब ये रिवर्स बाइस फॉरवर्ड में गया। ठीक है, तो इस तरह छोटे छोटे एमसीक्यू आ सकते हैं, आप इसको देखिएगा। और यही आज की हमारे पास डिस्कशन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।